एक बार फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। नाज़रीन, सेकंड फेज़ की दूसरे मरहले की वोटिंग आज हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। 8 बज रहे हैं और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी अहल हैं सेकंड मरहले में वोट डालने के, तो अपने घरों से ज़रूर निकलें और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आज केरला की 20, कर्नाटक की 28, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र की 8, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 7, आसाम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, मगरबी बंगाल के 3 और मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर के एक एक हलकों में पोलिंग हो रही है। अगर आप अहम उम्मीदवारों की बात करें तो आज मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर, तेजस्वी सूर्या, हेमा मालिनी, अरुण गोयल, राहुल गांधी, शशि थरूर, DK सुरेश और HD कुमारस्वामी शामिल हैं, जिनके किस्मत का फैसला आज EVM में बंद हो जाएगा। तो हम लगातार बात कर रहे हैं अशफाक साहब कांग्रेस से और श्रीनिवास जी BJP से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का एक बार फिर इस्तकबाल है। श्रीनिवास जी, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर BJP थर्ड टर्म आती है, जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, एक बार फिर इसका लगातार जिक्र कर रहे हैं और 400 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, अगर BJP थर्ड टर्म में आती है तो क्या कुछ करने जा रही है मुल्क के अवाम के लिए? देखिए, हमारा सबसे सबसे पहला जो और फोकस रहेगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा। और जिस जो 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 प्रोजेक्ट्स अभी जिस तरह से चल रहे हैं उसको स्पीड अप करके और नए इम्प्लीमेंटेशंस करें, ताकि पूरा जो एक नए फेज में जाए। और जो जीडीपी जो अभी 6.8 पे ग्रोथ है, फोरकास्ट है IMF और वर्ल्ड बैंक का 6.6 के एवरेज से नेक्स्ट 5 इयर्स, उसको और स्पीड अप करें, ये हमारा मंशा रहेगा। और जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट स्कीम और जिस तरह से इंडस्ट्रीज को जो सेटअप करने के लिए एक फेवरेबल इंडस्ट्रियल क्लाइमेट लाने के लिए, और उसमें मिड कोर्स करेक्शंस क्या हो सकता है और क्या क्या चीजें हम और ऐड कर सकते हैं, वो जरूर उस पर तवज्जो दी जाएगी। और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री ने जो 2047 का जो विजन डाला है, उसके हिसाब से हर कोई कार्यकर्ता उसके लिए अग्रसर है और हम जरूर करेंगे। बिल्कुल। अभी तो 2024 चल रहा है, आपने 47 का जिक्र किया और एक टर्म अभी और मांग रहे हैं, तीसरा टर्म मांग रहे हैं। तो क्या आवाम से 47 तक आप टर्म मांगना चाह रहे हैं? 47 का टारगेट आपने जो रखा है? इंशाल्लाह। और हमारी अच्छी रही, हमारे लोग हमें प्यार देंगे, हम तो जरूर और उनको सर्व करेंगे। और हमें उम्मीद है, हम जिस तरह से जमीनी हकीकत पे हम सब जो लेके आ रहे हैं, जो 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 चीजें, पॉलिसीज और जो प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, वो हर कॉमन मैन को टच कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आपको छत है, आपको नल से जल है, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो, जहाँ आपको छोटा सा एग्जांपल दो, छत्तीसगढ़ और बाकी जो गांव, बस्तर के जो इलाके हैं जहाँ 70 साल से अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई और रोड नहीं आए, उसमें जब अभी सुनने में अच्छा लगता है कि जब ये सब डेवलपमेंट जो किस्से हो रहे हैं, एक एक है कि जो हर स्तर पे जो हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन है, जहां हर जगह पे टच हो रहा है, वो सुनने में थोड़ा मोटिवेशन आता है। और अच्छा, पूरा इंटीग्रेशन जो कहते हैं पूरे कंट्री को, वो इंटीग्रेशन हम जरूर करेंगे। और एक ये क्या है कि चौथे गियर पे जाएगा गाड़ी। लेकिन श्रीनिवास जी, ये भी इल्ज़ाम है BJP पे कि जहां पर आपकी सरकार नहीं है वहां रफ्तार धीमी है। खुद PM ने अभी केरला में कहा, हर घर नल हर घर जल की आपने जिक्र किया। PM ने कहा कि केरला में बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर नहीं पहुंच पाया और जो रियासती सरकार है वो उसमें टांग अड़ा रही है या आड़े आ रही है। तो क्या वाकई रियासती हुकूमतें ये नहीं चाहेंगी कि उनके रियासत में तरक्की हो? वो क्यों टांग अड़ाएंगी? PM ने बाकायदा स्पीच में अपने जिक्र किया है। हाँ, देखिए, मैं आपको छोटा सा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तक लेके जाता हूँ। योर फिजिकल जो प्रॉब्लम कहते हैं, फिजिकल जो इम्बैलेंस जो है, वो केरला को हर बार बचाने नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। अब हर स्टेट का दायित्व होता है कि अपना, उनके उनके थोड़े प्रोग्राम्स होते हैं जो सेंटर असिस्ट करता है। और हमारे माननीय रेवंत रेड्डी साहब ने तो खुद बोला है कि एक बड़े भाई के हैसियत से वो मदद चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। और माननीय मोदी जी ने भी ओपनली बोला है, वी आर रेडी टू हेल्प तेलंगाना। जो कुछ भी हो, बैठो आप हमारे साथ, फंड्स लीजिए और करिए, हम आपको पूरी तरह हेल्प करेंगे। और ये बात जग जाहिर है। और रेवंत रेड्डी साहब ने खुद बोला, जब उन्होंने IPS ऑफिसर्स मांगे थे और अमित शाह साहब ने 10 मिनट के अंदर वो एलोकेशन कर दिया। एक पॉजिटिव तरीके से अगर
जब हर स्टेट की तरक्की हो तो हिंदुस्तान की तरक्की है। लेकिन कर्नाटक के साथ भेदभाव का इल्जाम लग रहा है। कर्नाटक में खुद सीएम जो है वो धरने पर बैठ जा रहे हैं कि सेंटर से उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन तेलंगाना के लिए आप प्यार दिखा रहे हैं। कर्नाटक के लिए क्यों इतनी नाराजगी है? वहां कर्नाटक पर में सूखे के लिए देखिए, वो सूखे के लिए फंड मांग रहे हैं, बाकायदा सर्वे हुआ, वहां पे टीम भी आई, लेकिन उनका इल्जाम है कि आप वहां पर पैसे ही नहीं भेज रहे। वहां पे जो कावेरी वाटर इशू है वो दो स्टेट्स के बीच पे है, तेलंगाना, वो तमिलनाडु और कर्नाटक। कर्नाटका, वो दोनों इंडिया अलायंस के पार्टनर्स है। मैं समझता हूँ दोनों को बैठ जाना चाहिए, उसको सुलझा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो जो कुछ भी हो, ट्विटर पे करने से कुछ काम नहीं होता। क्या जो दिल्ली मॉडल, वो जो टिपिकल जो आप मॉडल नहीं चलता यहाँ पे। नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कहूँ, केरला की बात, आप केरला देख लीजिए, बड़ा दिल दिखाया। आप कर्नाटक देख लीजिए, आप ममता बनर्जी को देख लीजिए। ममता बनर्जी तो बाकायदा पार्लियामेंट के बाहर दिल्ली में जंतर मंतर पर खुद अपने स्टेट में लगातार एहतजाज कर रही है कि जो मरकज से फंड मिलना चाहिए, जो जीएसटी हमारा काटा जा रहा है वो तक वापस नहीं मिल पा रहा है। देखिए, एक बात, मीडिया में बोलना एक बात है, अगर सीरियसली आप एक जो कहते हैं नहीं ना, नहीं, मीडिया आप की बात नहीं, यहाँ सीएम अगर धरने पर बैठ रही है और अगर मीडिया से वो बात कर रही है तो उसमें जाहिर सी बात कुछ सच्चाई होगी, या झूठ बोल रही है ममता बनर्जी? देखिए, नहीं नहीं नहीं, जो आप फंड लेते हैं सेंटर से, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और बाकी सब जमा करना पड़ता है। वो सेंटर स्टेट के लेवल पे फाइनेंस मिनिस्ट्रीज देखती हैं और उसके हिसाब से वो डील करते हैं। अब जो भी आप सेंटर से फंड लेते हैं उसका यूटिलाइजेशन बताइए, वो बैठेंगे और हेल्प जरूर करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनीबडी। हमने कभी ये नहीं बोला कि हम किसी को मझधार पे छोड़ेंगे, ये नहीं कभी बोला। हम ये बोलते हैं कि आप बैठिए, हमारे से गुफ्तगू कीजिए, ये चाय पे चर्चा कीजिए, हम जरूर मदद करेंगे आपको। हमने कभी ना नहीं बोला है आपको। अशफाक जी, चाय पे अब चर्चा हल निकलेगा कुछ? हाँ, किस तरह तेलंगाना के वज़ीर आला से पे कह रहे हैं कि जो भी मदद होगी हम करेंगे, लेकिन कर्नाटक में लगातार हम देख रहे हैं सूखे को लेकर एहतजाज है। ममता बनर्जी का भी हमने देखा, इसके अलावा केरल का भी हमने देखा कि वहाँ का सीएम खुद जो है वो धरने पर बैठ रहे हैं और लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो सेंटर से हमको मरकज से मिलना चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। वो तो रेवंत रेड्डी जी ने उनसे जो कहा था कि भाई आप जिस तरीके से दूसरे स्टेटों में जहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, अभी हमारी यहाँ पर नई सरकार भी नहीं बनी है और हम चाहते हैं कि बीजेपी जो तेलंगाना पर ख़ास ख्याल जो थोड़ा तवज्जो करें, क्योंकि जिस तरीके से पिछली जो सरकार जो थी 10 साल बीआरएस की सरकार थी, जहाँ पर जो डेवलपमेंट के काम सब नहीं हुए थे और जिस तरीके से यहाँ पर जो करप्शन हुआ, वो करप्शन को लेकर जो गवर्नमेंट आज यहाँ पर 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो खर्चा चढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रेवंत रेड्डी जी ने जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर एक नई जो पार्टी की नई सरकार आई है, तो हम चाहते हैं कि जो बीजेपी हुकूमत है वो थोड़ा जो ये ना देखें कि पॉलिटिकली यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तो जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कर्नाटक हो या फिर जो वेस्ट बंगाल हो या फिर जैसा केरला हो, जहाँ पर बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहाँ पर किस तरीके से बीजेपी वहाँ पर कमज़ोर जो उनको करने के लिए जो सेंट्रल फंड से वो उसका सही एलोकेशन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वैसा ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे भाई के जैसे हैं, बड़े भाई उम्र में, तो क्योंकि वाकई उम्र तो है उनकी, बड़े भाई की उम्र के हैं, बोल के उन्होंने कहा कि भाई आप जो यहाँ पर हमारे तेलंगाना के ऊपर ख़ास तवज्जो रखिए। और यही बस उनका वो रहा और आगे भी जो हमारा जो विज़न है वो यही है कि तेलंगाना को किस तरीके से आगे ले जाया जाए। जहाँ तक सवाल आपका था कि भाई हमारे कह रहे हैं कि तीसरी बार अभी 40 से 40 तक भी चले गए, तो जनता मूर्ख नहीं है। जनता ने 2 बार आपको मौका दिया है, तीसरी बार आपको मौका नहीं मिलेगा। आप मंसूबे बनाते रहिए, मंसूबे बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मंसूबे आप देश की तरक्की के लिए जो पेपर पे बनाने के मंसूबे हैं वो मंसूबे नहीं है आपके मंसूबे कहीं ना कहीं जो देश को बांटने के मंसूबे हैं, जहाँ पर जो आप हिंदू मुस्लिम कर जो करते हैं। तो बेहतर है अगर आपको अगर एक बार मौका मिलता है तो जो आप बता रहे हैं अगर वैसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश की जनता है और ये देखिए कि जुमलों की सरकार जुमलेबाजी करते करते 10 साल निकाल लिए। देश के प्रधानमंत्री ने 1 मौका मांगा था, जनता ने 2 बार मौका दिया, अब फिर कह रहे हैं कि भाई हमको एक और मौका देंगे तो करेंगे। तो जनता ने जिसने पहली 5 साल की सरकार में कुछ नहीं किया, उसके बाद दोबारा जनता ने मौका दिया, उसमें कुछ नहीं किया, तो आप समझते हैं कि जनता की देश की जनता मूर्ख है। तो आप गलत सोच है आपकी। आप जनता ने जो मन बना लिया, इस बार ज़रूर बदलाव आएगा और एक नई सरकार आएगी, अच्छी सरकार आएगी इस बार। तो आपने जिक्र किया नई सरकार आएगी, अच्छी सरकार आएगी। पीएम कौन होगा? अगर इंडिया अलायंस सरकार बनाती तो क्या कुछ डिक्लेयर हुआ? पीएम कौन होगा?
देखिए, गठबंधन की सरकार इंडियन अलायंस है, इसमें कई पार्टियां हैं। जब अगर जो सो हमको मैंडेट मिल जाएगा, हम जहां जैसा कि हम सोच रहे हैं कि इस बार जो सो बदलाव आएगा, और जब हमको जो सो ये तय करने का मौका मिलेगा, तो इन्हीं जो अलायंसेस हैं, हमारे जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि जो सो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उसी टाइम पे जो सो वो फैसला लिया जाएगा। अभी तो ये कहना कि हमें मतलब फलां पार्टी के होंगे, या जो सो मैं ये कह दूं कि भाई जो सो जनता चाहती है, देश चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो डिसीजन जो सो जब हम सत्ता हमको जो सो गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा, तभी जो सो बैठकर सबके कंसेंसस में लेकर जो सो नहीं डिसीजन लिया सवाल में जाएगा। रहेगा इंडिया अलायंस में एकता है, क्योंकि अभी जिस तरह से झारखंड में बड़ी रैली की, बड़ा प्रोग्राम किया, जितने भी इंडिया अलायंस के लोग थे सब वहाँ इकट्ठा हुए, लेकिन बीजेपी ने उस पर चुटकी भी ली कि यहाँ पर एकता नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह के पीएम के कैंडिडेट को लेकर वहाँ पे भी कुछ जिक्र निकला। नहीं, तो क्या वाकई इलेक्शन के बाद अगर इस तरह का कुछ माहौल बनता है नहीं तो देखिए, आप लोग तय कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मुमकिन है। देखिए, जब जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की गई थी, उसके बाद ही इंडिया अलायंस बनने का, क्योंकि देखिए कई पॉलिटिकल पार्टीज थे जो अपना चुनाव अलग अलग लड़ रहे थे, अलग अलग विचार, अलग अलग सोच रख के वो अपना अलग अलग वो लेकर चल रहे थे। लेकिन जिस बार जब सब ये पॉलिटिकल पार्टी, जो रीजनल पार्टी थे, जब इन्होंने देखा कि मुल्क किस ओर जा रहा है, इसके जो खामियाजा जो सो देश की जो जनता है, नौजवानों को जो सो उसको फेस करना पड़ेगा, इसीलिए ये मन बनाकर सारी जो अच्छी सोच रखने वाली, सेकुलर सोच रखने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन सब ने एक जगह आकर जो सो इंडिया अलायंस का जो सो गठबंधन किया। और ये सोचकर ही क्या है कि देश को अगर तरक्की की ओर ले जाना है, तो हमारे जो आपसी छोटे छोटे मतभेद है उसको बाजू रखकर हम अगर जो सो साथ रहेंगे तो देश तरक्की करेगा। और वही सोच लेकर चल रहे हैं। आगे भी जो सो इस बात का यकीन है, बल्कि मैं बिल्कुल जो सो कहूँगा कि ज़रूर जो सो इंडिया अलायंस जो सो आने वाले टाइम पर एक साथ रहेगा, और हुकूमत भी इंडिया अलायंस की बनेगी। श्रीनिवास जी, क्या लगता है कि इंडिया अलायंस जिस तरह से दावा कर रहा है, या जिस तरह से अशफाक दावा कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत बनेगी, लेकिन इलेक्शन से पहले ही हमने देखा नीतीश कुमार अलग हो गए, ममता साथ नहीं आई, इस तरह के कई लीडर हैं जो शुरू में तो साथ में थे लेकिन लास्ट में साथ में नहीं आए। अभी झारखंड में जिस तरह से एक बड़ी रैली, एक बड़ा प्रोग्राम किया गया, उसमें भी कुछ मतभेद देखने को मिले। क्या लगता है कि अगर जीत जाते हैं तो पीएम को लेकर एक बड़ा हंगामा होगा इंडिया अलायंस में, अगर ऐसा हुआ तो? 2014 में जब कांग्रेस की बड़ी शिकस्त हुई, AK एंटनी रिपोर्ट आया, जो उन्होंने AK एंटनी साहब ने जब तफ्तीश की, ये पाया कि वहां पे लोगों का ये मत था कि इट वाज परसीव्ड टू बी अ प्रो मुस्लिम पार्टी कांग्रेस। ये दाग कैसे आप धोएंगे? आप सेकुलर बोलते हैं, और जिस तरह AK एंटनी का ही रिपोर्ट, आप भी का ही रिपोर्ट है। अच्छा श्रीनिवास जी, एक चीज प्रो मुस्लिम आपने जिक्र किया, कांग्रेस प्रो मुस्लिम है, मुस्लिम की वोटरों की तादाद 12 से 13% है। 12-13% के चक्कर में कोई 80% क्यों खराब करेगा? वो बात आपने बहुत अच्छी की है। अगर आपको ऐसा लगता बहुत है पते की बात की है। 12% 13% वोटर हैं, तो उसके चक्कर में 80% क्यों खराब करेंगे कांग्रेस वाले? ये इनको अब समझ में आ रहा है, इतने सालों के बाद इनको अब समझ में आ रहा है। मगर इनकी जो पॉलिसीज थी, मैं आपको वक्फ एक्ट आपने पढ़ा है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसको भी वक्फ एक्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया। ये क्या बात हुई भाई? वो भी 2014 में जल्दी जल्दी उसको उसमें नॉमिनेशन कर दिया। अब खोलिए, फैक्ट है ये। और ये देखिए, AK एंटनी का रिपोर्ट बोलता है, सामने से बोलता है। अगर ये अब जो परसेप्शन जो होता है पॉलिटिक्स में, वो बहुत मायने रखता है। आप भले हमको जुमला बोलो, कमला बोलो, विमला बोलो, कुछ भी बोलो, मगर जनता देख रही है। जैसे ये बोल रहे हैं मेरे अजीज भाई कांग्रेस के, जनता देख रही है, और वो भी डिसीजन करेगी। क्योंकि अभी जो नए वोटर हैं, जो 18 साल के प्लस हुए हैं, उनको पता है। क्योंकि अभी जो 10 साल का उन्होंने पीरियड देखा है, वो 18 साल के, अब जो 8 साल से जिनकी उम्र थी जब हमारी सरकार आई थी, अभी 18 के हुए। अब वो देख रहे हैं कितना डेवलपमेंट है। अब वो खुद डिसाइड करेंगे, जब नए नौजवान, इस यंग खून, जो यंग ब्लड जो देश के हैं, वो इसको डिसाइड करेंगे। देखिए, जनता खुद बोलेगी। देखिए, हम और आप स्टूडियो में बैठ के एक दूसरे में तू मैं करेंगे, कोई मतलब नहीं है। समीदी की हकीकत पे लड़ाई होगी, फैक्ट्स पे लड़ाई होगी। लेकिन लड़ाई अब फैक्ट पे कहाँ कर पा रहे हैं? ज़मीनी हकीकत है, उस पर लड़ाई नहीं हो रही ना। अब तो बिल्कुल इशू ही चेंज हो गया। पहले मरहले के बाद जो दूसरा मरहला आते आते बिल्कुल ट्रैक चेंज हो गया है।
ट्रैक चेंज क्यों हुआ? उनके जो टिपिकल जो हमारे ये अब वर्ड्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, हमारा भी हक है, हम भी माइक्रोस्कोप में देखें। अब जो उन्होंने इस वर्ड इस्तेमाल किए, उनको याद होना चाहिए कि जो मिस्टेक्स उन्होंने 2014 में कमिट किए उससे पहले के इलेक्शंस में, वो नहीं करने चाहिए। अभी भी वही लेके आ रहे हैं। वो न्याय, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये तो सबको झटका ही है। मैं ऐसा कॉमन मैन में बोलता हूँ, मैं क्यों मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, इनहेरिटेंस टैक्स में मैं क्यों करूं? वाई शुड आई गिव माई मनी टू द गवर्नमेंट वेयर मेरे पूछते नहीं है? ये तो हर कोई पूछेगा। ये हर गांव में चर्चा स्टार्ट हो गई है, थैंक्स टू कांग्रेस और थैंक्स टू हमारे राहुल जी। तो अशफाक जी, क्या ऐसे नुकसान पहुंचेगा आपको, जिस तरह से आपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया है? सर ऐसा कुछ नहीं है। क्या नुकसान नहीं, पहुंचेगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। भाई अपने दिल की बात कह रहे हैं। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी या जो सो देश अगर मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को कुछ देना चाहता है, तो ये आरएसएस, बीजेपी इनको अच्छा नहीं लगता। अगर कहीं भी देते हैं कि भाई अगर कुछ करने की सोचते हैं, तो इनकी सोच ही है कि इस देश के जो कमज़ोर पिछड़ी जो लोग हैं उनको कुछ ना मिले, और इस तरीके के ये जो सो उसके अंदर जो सो आपका नेगेटिव पॉइंट ढूंढकर जो सो फिर उसको किस तरीके से जो सो ले जाया जाए, फिर उसके अंदर एक मुस्लिम हिंदू एंगल निकाला जाए। तो ये इनकी आदत है। अब जो राहुल जी ने कहा है, और उसके ऊपर जो सो 6 जो उनकी जो हमारी जो न्याय यात्रा की जो गारंटीज़ हैं, तो ये सब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये तो कहने वाली बातें हैं इनकी, ये कहते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब कभी आपने आज तक जो सो मुसलमानों को खाली जो सो आप यूज़ किया है, बीजेपी ने, आरएसएस ने, किसके लिए? हमारी जो बड़ी जो हमारी जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी की जो जनता है, उनको बता करके भाई अगर कांग्रेस आ जाएगी तो मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, या फला जो सो कम्युनिटी कास्ट के लोअर कास्ट वालों के लिए वो करेंगे। तो इनकी कोशिश रही है और ये बार भी कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा ही अफसोस होता है कि जब मुल्क चलाते हैं तो मुल्क जो सो दो आंखें होती हैं, जो सो जनता हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन यहाँ पर ये यही करते हैं कि अगर कुछ कह दिया जाए, 2014 में आप बोल रहे हैं कि 2014 में जो सो आपने कहा था, अरे आपने तो जो सो जब प्रधानमंत्री बने तो आपने 15 लाख का वायदा किया था। वो 15 लाख कहाँ गए? तो पूछते हैं कि जुमला था। तो कहीं ना कहीं ये आरएसएस और जो मेंटालिटी रखने वाले लोग हैं, ये चाहते, जबकि मुसलमानों की इस देश को आज़ादी दिलाने में जो कुर्बानियाँ थी, वो सब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर इस देश को आज़ादी दिलाई थी ताकि ये मुल्क तरक्की करे। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर इस देश को जो सो बांटने की कोशिश की गई है, और जिस तरीके से मतलब आज देश कहाँ पर है, आप खाली बताने के लिए 3 मिलियन 4 ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं, जहाँ पर जो सो बेरोज़गारी है, जहाँ पर जो सो महिलाओं पे अत्याचार है, और आप जो सो बात कर रहे हैं कि भाई हम तीसरा टर्म देंगे तो फला ऐसा करेंगे, वो आने वाले टाइम में हम ये करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ जो सो बयानबाजी है। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि जनता बेहतर समझ चुकी है कि ये सरकार ने देश को कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया है, और जनता नहीं चाहेगी कि एक बार फिर जो सो देश जो सो इससे बदतरीन हालात में जाए। तो ज़रूर इस बार बदलाव होगा, ज़रूर जनता इस बार जो सो समझ चुकी है, इनको बदलेगी ज़रूर। चलिए श्रीनिवास जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि क्या मुस्लिम का या मुसलमानों का एतमाद बीजेपी की तरफ बढ़ा है? मुसलमान करीब हो रहे हैं बीजेपी के, लगता है ऐसा आपको? मैं आपको छोटा सा डेटा देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो सबसे जो एप्लीकेशंस का जो टोटल कोटा है, 30% हमारे मुसलमान भाई बहनों को मिला है। इफ अगर कोई ये बोले हम उनको मार्जिनाइज कर रहे हैं, तो इतने कैसे बढ़े? फर्स्ट। सेकंड, अगर हमारे वही मंशा होती तो हज का कोटा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी क्राउन प्रिंस ऑफ साउथ डबल करा हज का कोटा। दूसरा, जो लोन ऑल्सो इन हज एंड उमरा, वो भी करवाया। अगर ये सब हम प्रो मुस्लिम्स अगर हम ना ये स्टेप्स लेके हम उसके स्कॉलरशिप्स, फिर ऊपर से आपको उनके लिए कंप्यूटर एजुकेशन और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस, ये सब जो हम इंकलकेट कर रहे हैं, ये हमारे एक प्रयास है उनको मेन स्ट्रीम, जो अब तक जो 1947 से नहीं हुआ, हमारे टाइम में उनको एकदम साथ में इंटीग्रेट करें एंड वी कंसिडर देयर टू बी पार्ट ऑफ अस। वो हमारे एक अंश हैं, वो कोई माइनॉरिटी का टर्न नहीं, वो हमारे साथ हैं, हमारे अंश हैं। हम उनको अंश की तरह ट्रीट करते हैं, पार्ट ऑफ अस।
चलिए, बिल्कुल सिनवाजी हमारे साथ बने रहिए। अशफाक जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम का क्या एतमाद बढ़ा है बीजेपी की तरफ, और कल अमित शाह ने जो तेलंगाना में आकर बयान दिया उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। आज सेकंड फेज़ के दूसरे मरहले की पोलिंग हो रही है। 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के इंतखाबात का पहला मरहला 19 अप्रैल को मुनक़िद हुआ था। दीगर 6 मरहले 26 अप्रैल यानी आज मुनक़िद हो रहा है। 7 मई, 15 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को इंतखाबात होने हैं। 7 मरहलों के बाद पोलिंग का जो अमल मुकम्मल हो जाएगा और 4 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा। सभी जमातों का दावा है कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन लोगों के मन में क्या है, वोटर के मन में क्या है, ये तो 4 तारीख को ही, 4 जून को ही पता चलेगा। इस बीच वसुंधरा राजे, राजस्थान में भी आज कुछ सीटों पर पोलिंग हो रही है। वसुंधरा राजे ने अपना रद्दअमल दिया वोट डालने के बाद। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। देश विकास चाहता है और इसलिए आने वाले इस चुनाव के अंदर फिर से इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 12 झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह जी को बहुत अच्छा, माने एक किस्म से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये झालावाड़ 12 के लोग तो सब हमारे वैसे भी परिवार के लोग हैं और उनका प्यार और समर्थन हमेशा मिला है। तो इस बार भी कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुष्यंत सिंह जी लड़ेंगे। उनको अच्छा, बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और मुझे विश्वास है कि वो एक इतिहास फिर से बनाएंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता पूरा समर्थन देगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक। तो 88 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। अगर आप भी अहल हैं सेकंड मरहले में वोट डालने के, तो ज़रूर अपने घरों से निकलें और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें, ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत मुल्क में बन सके और मुल्क तरक्की कर सके। तो अशफाक साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्या मुस्लिम का एतमाद बीजेपी की तरफ बढ़ा है। तो सिनवाजी ने कहा कि कई उन्होंने मिसालें दी कि जो आवास, पीएम आवास योजना है, उसमें 30% से ज़्यादा एप्लीकेशन मुसलमानों के आई, ज़्यादा घर जो है उनको बहुत सारे मिले हैं। तो क्या लगता है कि वाकई मुसलमान करीब हो रहे हैं बीजेपी के? सर, करीब हो रहे हैं नहीं हो रहे पता नहीं है, लेकिन जो हमारे जो प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट जो परसों उन्होंने दिया था, उस पर जो इनके जो माइनॉरिटीज़ मोर्चा के जो लीडर हैं उन्होंने कुछ जो सो मीडिया में कहा था, तो उनको जो सो सस्पेंड कर दिया गया पार्टी से। तो इसी से पता चलता है कि इनकी पार्टी के अंदर माइनॉरिटीज़ मुसलमानों का कोई जो सो पोजीशन नहीं है, इनके पास कोई लीडर नहीं है। तो कहाँ पर ये जब तक जो सो ये हिंदू मुसलमान करना ख़त्म नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद करना ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक मुसलमान बीजेपी से, हम भी चाहते हैं कि क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरीके से और पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी में हर जो सो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी हिसाब से होता है कि वो जो अपने माइनॉरिटीज़ को अगर ख़रीब करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो वो भी जो सो माइनॉरिटीज़ भी जो सो उस पार्टी के बारे में सोचती है, उनसे ख़रीब होना चाहती है। लेकिन ये यहाँ पर मौका ही नहीं देते हैं, हर दूसरे दिन एक जो सो नया जो सो इशू लाकर खड़ा कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये खाली आंकड़े बताने के लिए है कि ख़रीब होना है या ख़रीब हो रहे हैं। देश में जो सो अब दूसरे माइनॉरिटीज़ से छोड़िए, आप दलितों के जो हैं वो दूर हैं, और मुसलमान माइनॉरिटीज़ भी जो सो मैं समझता हूँ कि ये कहने के लिए बता रहे हैं। और अब अभी देख लीजिए आप कितनी सीटें मुसलमानों की दी, यहाँ पर जो सो आप जो सो मुसलमानों को करीब नहीं कर सके अपनी पार्टी के अंदर। तो देश के जो सो मुसलमान जानते हैं बीजेपी का और जो सो आरएसएस का एजेंडा क्या है। एक चीज़ यहाँ पर आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि पीएम ने दो या तीन दिन पहले अलीगढ़ में खिताब किया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम गरीब हैं उनका हम ख्याल करेंगे, जो पिछड़े हैं उनका हम ख्याल करेंगे, या हम कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने कल तेलंगाना में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में जो मुस्लिम गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनको जो 4% रिजर्वेशन मिल रहा है उसको भी हम ख़त्म कर देंगे अगर हमारी हुकूमत बनी या इस बार हम सरकार में आए तो, और ये SC ST OBC में हम इसको बांट देंगे।
ये कल का बयान है। ये दूसरी बार है, जब भी आते हैं तो यही जो सो कहकर जाते हैं कि 4% जो रिजर्वेशन की बात है वो माइनर मुसलमानों के लिए नहीं, माइनॉरिटी जिसमें हमारे जो सो जैन हैं, सिख हैं, इन सब के लिए दिया गया था। और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं ये सभी मुसलमानों के लिए नहीं था, ये मुसलमानों में इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, हाँ माइनॉरिटीज़ के लिए, जो बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए दिया गया था। और उस वक्त जो सो 46% जो है सो रिजर्वेशन था, और ये जो 4% था इसके ऊपर भी इनको देखा नहीं गया। तो और यहाँ पर ये कोर्ट को जाकर जो सो ये बताएं कि माइनॉरिटीज़ सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये इकोनॉमिकली मुसलमानों भी उन तबक़ात के लिए है जो मुसलमानों के अंदर भी जो है सो कई जो सो ऐसे जो सो वो हैं कि जो गरीब जो सो उसमें है इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड। अब ये कहने के लिए इनके लिए बहुत अच्छा है कि भाई जब इनको ज़रूरत पड़ी तो गरीब मुसलमान याद आ जाता है, जब इनको जो सो एक तरफ जो सो वहाँ जाकर कहते हैं कि हम जो सो मुसलमानों को मदद करेंगे और माइनॉरिटीज़ को करेंगे, और यहाँ पर जो सो उनके होम मिनिस्टर अभी आने का अगर है तो उनसे ये कहिए कि अगर आपके श्रीनिवासन जी से तो मैं ये कहूँगा कि अगली बार जब आएँ तो अगर वो होम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं तो उनसे कहिए कि ये आपके जो गृह मंत्री के तौर पर आखिरी जो सो विजिट्स हैं, तो जहाँ जाएं सच्ची बात करें, अच्छी बात करें, कड़वी बात ना करें। आप रिजर्वेशन दिया है तो उनके हालात को देख कर दिया है, आपको आगे बढ़कर आना चाहिए था। आपकी हुकूमत को माइनॉरिटीज़ को जो सो, चाहे आपको माइनॉरिटीज़ वोट देती हो या ना देती हो, या कोई दूसरी जो सो कैस्ट आपको वोट देती हो या ना, तो एक ही आंख हर जो सो हिंदुस्तान के जब देश के प्रधानमंत्री या देश में सत्ता चलाते हैं आप, तो हर किसी को बराबर देखेंगे। अगर आप आपके तरफ से एक हाथ आगे बढ़ेंगे तो जनता भी जो माइनॉरिटीज़ भी आपके तरफ एक हाथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप कुछ होता नहीं है कि आप जो सो आरएसएस की जो सो आइडियोलॉजी पे चलते हुए जो सो मतलब हमारे जो 80% जो लोग हैं, मैं समझता हूं कि 80% लोग भी नहीं, हम समझते हैं कि देश के 80% लोग बीजेपी के साथ नहीं है, और जो सो ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले हैं, जो चंद लोगों को खुश करने के लिए आप उनके जो सो उसमें चले जाते हैं आरएसएस के उसमें। तो मैं समझता हूँ कि आपको अगर जो सो अभी जो है जो कुछ आपसे जो गलतियाँ हुई वो जनता से आप जो सो उनसे जो सो माफ़ी चाहें तो वही बहुत है। श्रीनिवास जी क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अमित शाह ने कल कहा कि जो 4% यहाँ पे गरीब माइनॉरिटीज़ है, जो पिछड़े माइनॉरिटीज़ है, उनको 4% जो रिजर्वेशन मिल रहा है, कल उन्होंने कहा कि इस बार सरकार बनेगी तो हम उसको ख़त्म कर देंगे। हमारे माननीय अमित शाह जी ने हर बार बोला है हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, बस बात वही खत्म हो जाती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है वही रहेगा। बाकी जो अपने पॉलिटिकल जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, जैसे कल कर्नाटका में आपने देखा मुसलमानों को सबको उन्होंने ओबीसी SC/ST OBC कैटेगरी में डाल दिया, जो नया जो फरमान निकला है, और नेशनल लेवल पे उसका बहुत बड़ा रिपरकशंस होगा, क्योंकि आप ऐसा कर नहीं सकते, आपको जो मन चाहे आप कर रहे हैं। ये अब देखिए, अब जनता जैसे हमारे अच्छे दोस्त ने बोला है हमारे कांग्रेस के, कि जनता देख रही है, जनता जानती है, मैं भी बोल रहा हूँ जनता जानती है, जनता देख रही है। नहीं तो रिजर्वेशन किस बेस पर मिलेगा? जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उस पर मिलेगा कि जात की बिना पर मिलेगा? गरीब, देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो है हर जात में है, हर धर्म में है। नहीं तो जो 4% रिजर्वेशन यहाँ माइनॉरिटीज को दिया गया वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही दिया गया ना, तो फिर इसको क्यों हटाने की बात हो रही है? देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर मैं आपको बोलूं, ये जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया गया, जिस तरह से उसका वो जो मार्केटिंग किया गया कि वी आर फॉर यू फॉर वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, विच इज नॉट गुड। आप ये बोले, अगर आपने ये नहीं बोला होता, वन पर्टिकुलर कम्युनिटी कहाँ है बताइए? माइनॉरिटीज को मिला, जिसमें जो सो क्रिश्चियन भी है, जहाँ पर जो सो हमारे जैन्स भी हैं, हमारे जो सो सिख भाई भी हैं, तो यहाँ पर आप कहाँ पर जो सो एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं? चलिए बिल्कुल बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे जयपुर का, जहाँ से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आशीष जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी में। राजस्थान में भी आज पोलिंग हो रही है, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, 13 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है, और सुबह 7 बजे से जब पोलिंग शुरू हुई तब से लेकर, क्योंकि पिछली बार जो पोलिंग यहाँ पर 12 सीटों पर हुई थी उसका परसेंटेज काफी कम था, तो इस बार दोनों पार्टियों ने परसेंटेज बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। और सुबह का दौर है, क्योंकि राजस्थान में इस समय तेज गर्मी का मौसम है, तो सुबह का जो 11 बजे तक का दौर है, इसमें पोलिंग बूथों में वोटर्स को लाने के लिए कोशिश
कर रही हैं दोनों राजनीतिक पार्टियां। बीजेपी पिछली बार बीजेपी की टेंशन इसलिए बढ़ी क्योंकि पोलिंग परसेंटेज कम हुआ। 25 की 25 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी, उससे पिछली बार भी 25 सीटें बीजेपी के पास थी। तो वो प्रदर्शन को बरकरार रखना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है, चैलेंज है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी उस चैलेंज को लेते हुए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना चाहती है, क्योंकि इस बार वो वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ पाया था। तो सेकंड फेज जो अब राजस्थान में हो रहा है 13 सीटों पर, इसमें कई सीटों पर ऐसे रोचक मुकाबले भी हैं। लग रहा है अब वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से ज्यादा, पिछले जो 12 सीटों पर पोलिंग हुई थी उससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इन 13 सीटों पर आएगा। बिल्कुल, इस बार वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो क्या लगता है कि वो अपनी पूरी सीटें बचाने में कामयाब हो पाएंगे? जिस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, पिछली बार आपने कहा कि वोटिंग फीसद कम रहा, ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3% पोलिंग कम हुई थी, तो उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो क्या लगता है बीजेपी अपनी सीटें बचा पाएगी या कांग्रेस उसमें सेंधमारी कर सकती है? ये बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज इस समय, सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी 25 सीटों को बरकरार रखना, क्योंकि एक चॉइस सीटें थी, एक सीटें उनके सहयोगी दल, उन्होंने नागौर सीट छोड़ी थी, तो वो भी बीजेपी के पास ही थी, एक तरह से 25 सीटें थी। लेकिन इस बार जो मुकाबला लग रहा है, कुछ सीटों पर बहुत कड़ा मुकाबला है। 2 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सीट पर आज पोलिंग है, और बड़े बड़े दिग्गज क्योंकि गजेंद्र शेखावत, कैलाश चौधरी, ओम बिरला, और उनके सामने अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जालोर में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि इस बार पोलिंग परसेंटेज कम रहे, पिछला जो 12 सीटों पर रहा। इसलिए बीजेपी ने कल भी यहाँ पर बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने ये निर्णय लिया कि वोटर्स को पहला फेज जो होता है लगभग 11 साढ़े 11 तक का, जिसमें धूप थोड़ी कम होती है, तब वोटर्स को निकाला जाए, और शाम के फेज में फिर बचे हुए वोटर्स को निकाला जाए। बिल्कुल आशीष जी, क्या देख पा रहे हैं? क्या इस बार पिछली बार की तरह जो पहला फेज था उससे ज्यादा लोग निकल रहे हैं अपने घरों से? कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल, अब इसलिए भी है क्योंकि सब सीटों पर मुकाबला बहुत कांटे का है। अगर आप जैसे कोटा की बात करें तो वहां पर ओम बिरला के सामने प्रहलाद गुंजल हैं। प्रहलाद गुंजल भारतीय जनता पार्टी के होते थे, दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे, आज दोनों 2 पार्टियों से आमने सामने हैं। जैसलमेर बाड़मेर का चुनाव एक निर्दलीय ने मैदान में उतरकर रविंद्र भाटी जो विधायक हैं, उन्होंने वहां यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, और काफी टक्कर दे रहे हैं वो, यानी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला मिलेगा। आप जो भी देखेंगे, यहाँ पर 2014 में भी ऐसा हुआ था। 2014 में पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे निर्दलीय, तभी भी पोलिंग परसेंटेज इस पूरे क्षेत्र में बहुत बढ़ा था, और अभी भी लग रहा है, क्योंकि रविंद्र भाटी जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, सामने उनके केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हैं, कांग्रेस से भी लुम्बाराम है जो आरएलपी छोड़कर आए थे, वो उनके सामने है। तो मुकाबला बहुत कांटे का इस बार नजर आ रहा है, और जिन सीटों पर टक्कर कांटे की होगी वहां पर स्वाभाविक रूप से पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। एक चीज और जानना चाहेंगे आशीष जी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई हैं? क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे बिहार में, बहुत कुछ सीटें तो ऐसी थी, कुछ पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे 3-3, 4-4 लोग ही वोट डालने पहुँचे थे। तो क्या इस बार कुछ खास किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? तैयारियां किस तरह की गई है? क्या कोई मिसाली बूथ बनाए गए हैं जिसको अट्रैक्ट होकर लोग पहुँचे वहाँ पर वोट डालने के लिए? बिल्कुल, देखिए सभी बूथों पर लगभग इस बार सबसे अच्छी चीज हुई है कि वोटिंग की जो पर्चियां हैं वो निर्वाचन विभाग द्वारा भेजी गई हैं, तो लोगों को एक निर्वाचन विभाग द्वारा प्रॉपर पर्ची पहुंच गई। अब राजस्थान हुआ क्षेत्र है, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं जो अपनी लिस्टें पहुंचाते थे, वोटिंग की पर्चियां पहुंचाते थे, वो पहले नहीं पहुंच पाती थी। अब वो पर्चियां निर्वाचन विभाग द्वारा प्रॉपरली पहुंचा दी गई हैं। दूसरी चीज ये है कि जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, रैंप की व्यवस्था की गई है, और इससे पहले फेज में जो 80 से अधिक के उम्र वाले मतदाता थे उनके घर पे पोलिंग करवाई गई है। तो जो घर पे पोलिंग हुई है उसका पोलिंग परसेंटेज भी लगभग 85 के आसपास परसेंटेज के आसपास निकल कर आया है जो घर पर पोलिंग हुई है। तो निर्वाचन विभाग की तरफ से विज्ञापन जारी किए गए हैं, फोनों पर अपील की जा रही है पोलिंग को लेकर, छांव की व्यवस्था सब जगह पर की गई है प्रॉपर। अब निर्वाचन विभाग अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है। अब क्योंकि वोटर का गर्मी तेज है स्वाभाविक रूप से, तो वोटर सुबह के फेज में ही ज्यादा निकलेंगे जो लग रहा है, और या फिर शाम के फेज में निकलेंगे। राजस्थान में बहुत ज्यादा अभी गर्मी इसलिए तेज के होने के कारण यहाँ पर दोपहर का फेज जो है वो काफी ढीला नजर आएगा आपको, जब भी आपके पास परसेंटेज आएंगे तो काफी धीमा नजर आएगा। लेकिन शाम के फेज में तेजी होगी। कुछ जगहों पर थोड़ा धीमे मतदान की सूचना भी आई थी, अभी जोधपुर में 1-2 जगह आई थी, लेकिन अब वहां पर ईवीएम बदल दी गई हैं। 1-2 जगह पर धीमे ईवीएम की शिकायत थी, पर ज्यादा कोई शिकायतें आ नहीं रही हैं। मतदान सुचारू रूप से चालू है। सुबह के जो फेज है उसमें काफी अच्छी संख्या में कतारें दिख रही हैं। बिल्कुल आशीष जी, आप चुनाव को बहुत करीब से देख पा रहे हैं,
पहला जो फेज़ था वो बहुत कूल था, बहुत ज़्यादा ज़बानी जंग नहीं थी, लेकिन सेकंड फेज़ आते आते ज़बानी जंग तेज़ हो गई है, एक दूसरे पर हमले तेज़ हो गए। इसको आप किस तरह से देखते हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि हमले भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि वो आक्रामक नहीं हुई और इसके लिए लामबंद नहीं किया तो उसको भविष्य में दिक्कत आने वाली है। क्योंकि आज जो स्थिति माहौल नजर आ रहा है, जो 400 की बात की जा रही थी, वो 400 के आंकड़ा बीजेपी का नारा दिया जा रहा था, लेकिन वो 400 के आंकड़े में अब बीजेपी खुद कहीं ना कहीं डाउटफुल नजर आ रही है। और डाउटफुल, अगर बीजेपी डाउटफुल नजर आ रही है तो इसका मतलब जब आदमी डाउटफुल होता है तो आक्रामक होता है। और अब बीजेपी आक्रामकता पे पहुंच गई है, क्योंकि वो जानती है कि उसका जो वोटर है, जिस वोटर को वो निकालना चाहती है, वो उसकी आक्रामकता को देखते हुए, आप देखिएगा फर्स्ट फेज के बाद सोशल मीडिया पर भी, चाहे मीडिया पर भी देखिएगा, बहुत तेजी से ये सब आक्रमण शुरू हुए हैं, ये सब अटैक शुरू हुए हैं। और अब चुनाव को जो बीजेपी शुरू से चाहती थी, वो बीजेपी अब उस दिशा में वापस बढ़ने लगी है। पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती थी या उस चुनाव को एक धर्म का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहती थी, अब वो उस तरफ बढ़ रही है। तो वो जानती है कि अगर वो चुनाव को इस तरफ उसने फेज नहीं किया तो उसके लिए आने वाले दिनों में मुसीबत खड़ी हो सकती है। बिल्कुल आशीष जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बीजेपी का फोकस इस बार साउथ ज़्यादा दिखा। नॉर्थ में उनको लग रहा था कि जाहिर सी बात है सारी सीटें उनके पास थी, ज़्यादातर सीटें उनके पास थी, इस बार भी वो जीत जाएंगे। लेकिन साउथ पर उनको, चाहे वो केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, उस पर उनका ज़्यादा फोकस था। लेकिन क्या पहले फेज़ के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि साउथ से बहुत ज़्यादा उनको कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए उन्होंने पुराने पैटर्न को अपनाया है और नॉर्थ पर ज़्यादा फोकस किया है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही आप देखेंगे कि ये साउथ का फेज खत्म होने के बाद बीजेपी आक्रमण शुरू किया है बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि साउथ में अगर वो सॉफ्ट बनकर रहेगी तो साउथ में उसके बाद भी उसको बहुत ज्यादा फास्ट होता है। जरूर है, कर्नाटक से बीजेपी की सीटें निकलती हैं, निकलेंगी। तमिलनाडु से उसे उम्मीद बहुत कम है, एक आधी सीटें जहां पर वो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, अन्नामलाई, वो सीट एक जरूर हो सकती है। केरल में एक सीट की बीजेपी को उम्मीद है, वो पक्का नहीं है कि वो सीट भी उसके पास निकले। तमिलनाडु में नहीं निकल रही, इसलिए बहुत ज्यादा साउथ से पहले वो साउथ में सॉफ्ट रह रही थी, क्योंकि वो वहां पर साउथ में अगर लेकर चले गए तो वो पोलिंग को डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अब बीजेपी को समझ आ गया है कि उनको नॉर्थ पर ही फोकस करना है, और नॉर्थ के जो मतदाता है, उनका मूल मतदाता जो है, वो उनके पुराने मुद्दे, जिन मुद्दों को बीजेपी आक्रामकता से उठा के आई है, उन मुद्दों से ही कन्वेंस होकर पोलिंग बूथ तक जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी इस तमाम जानकारी के लिए, अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि आपके पास दोबारा लौटें और ताज़ा जो भी अपडेट हो वो आपसे ले सकें। तो अशफाक जी, जिस तरह से राजस्थान से ये हमारे साथ आशीष जी जुड़े हुए थे, सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि पहला जो मरहला, हम शुरू में जो बात कर रहे थे कि बीजेपी के लिए कुछ नुकसान दे रहा, उनको बीजेपी को लग रहा है कि उनको कुछ नुकसान हुआ, इसी वजह से वो आक्रामक या हमलावर हुए हैं। तो क्या इनकी बातों से, जो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ आशीष जी जुड़े हुए थे, क्या किस तरह का आप रिएक्शन देना चाहेंगे? भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही थी कि ये जानते थे कि साउथ के अंदर अगर हम हिंदू मुस्लिम करेंगे या फिर जो सो बांटने की राजनीति करेंगे तो ये यहाँ पर चलेगा नहीं। तो इसीलिए उस फेस में ये जो बीजेपी बिल्कुल साइलेंट उसमें जाके जो सो बिल्कुल यानी कि सॉफ्टली जा रहे थे। लेकिन जब इन्होंने देख लिया कि हमारा खामोश रहने के बावजूद भी जिस तरीके से हमने यहाँ पर जो सॉफ्टनेस दिखाया, उसके बावजूद भी हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब ये सेकंड फेज़, जैसा कि आज हम सेकंड फेज़ हो रहा है, तो उससे पहले अब जिस तरीके के जो भाषण के जैसे आ रहे हैं, जिस तरीके से भाई ने कहा कि भाई सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है और जैसा वोटर्स को बाहर निकालने की, या इनका जो कोर वोटर है वो वोटर को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, तो उसी में जैसा समझिए कि आप ये अब चल रहा है। और राजस्थान का जैसा कि आपने बात किया कि राजस्थान में जनता ने 2 बार मौका दिया, पूरी सीटें दी हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर बार मतलब जो सो आप चाहेंगे कि पोलराइज करके या जो हिंदू मुस्लिम कर वोट ले लेंगे तो ये नहीं होगा। और आपने लास्ट टाइम भी नहीं हुआ, ये अलग बात है कि 2 बार जो सो सत्ता में जनता ने इनको वोट डेवलपमेंट के नाम पे दिया था, ना ही कि जो हिंदू मुसलमान के नाम पे दिया था। 2 बार ये लोग अपनी जो सो हुकूमत कर चुके हैं, और इस बार ये जो पैंतरा इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये नहीं चलेगा। और जनता ने देखा है कि जिस तरीके से 10 साल में जो वायदे जो हुए थे, जो जनता से वायदे किए थे, चाहे वो राजस्थान की जो वोटर्स हों या फिर जो सो हमारे जो देश भर के जो वोटर्स हैं उनसे वायदे किए थे, वो वायदे जो सो कहीं पर भी पूरे नहीं हुए। भाई नए वोटर की बात कर रहे हैं, आपको तो गुजरात में नए वोटर को वोट डालने का मौका ही नहीं मिला। एक सीट ऐसी है कि आप सारे के सारे जो दूसरे पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनको सो विड्रा करा लिया गया, विड्रा कर दिए गए। और हमारे कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट था उसका जो पर्चा जो सो आपने रद्द करवा दिया। तो इस तरीके से जो सो आप कोशिश जो सो कर रहे हैं
लेकिन कितनी भी कोशिश कर लीजिए, या फिर जो सो नागालैंड के जो 6 स्टेट पर देश में पहली बार ऐसा हुआ कि पोलिंग के लिए जनता बाहर निकल, आज तक मैं समझता हूँ कि जब से जो सो इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ हिंदुस्तान में, वहाँ से लेके आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे गाँव के गाँव जो सो वोट डालने के लिए ना आए। तो ये जो सो मैं मानता हूँ कि ये देखिए बीजेपी की उपलब्धि ये है। तो कहीं ना कहीं देखिए आप अब आने वाले जो तीसरा मरहला है, यहाँ पर हम देखेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा जैसा कि तीसरा चौथा पाँचवा मरहला आते जाएंगे कि अब यही जनता देखेगी कि किस रुख पर इलेक्शन को ले जाया जाएगा। तो बहरहाल जनता समझदार है और हमको वेट करना है और हम वेट कर रहे हैं। श्रीनिवास जी, अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो आशीष जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि पहले मरहले में या पहले फेज पे जो पोलिंग हुई थी, कम पोलिंग हुई थी, उसको लेकर बीजेपी में कहीं ना कहीं बेचैनी है और इस बार वो कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाए। क्या लगता है, वाकई बीजेपी को पहले फेज में नुकसान हुआ है? अब तो परसेप्शन है हमारे जो रिपोर्ट से हम, और जिस तरह से मैं आपका वो पिछले एक सवाल था, मैं आपको वो उसका मैं जवाब देना चाहता था। 50% सीलिंग सुप्रीम कोर्ट order, but important Muslim quota was given separately without reducing the reservations. ये मानते हैं इन्होंने मुस्लिम कोटा दिया है, ये अलग अलग धर्मों का कोटा नहीं है। शब्बीर अली साहब का स्टेटमेंट है मार्च 2024 का, और ये पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वेट कर लेते हैं, क्योंकि परसेप्शंस अलग है और इंटरप्रिटेशंस अलग है। और दूसरी बात, जिस हमारे भाई ने बहुत सारे बोला कि बीजेपी की उपलब्धि है, ये है। अब मेरे को अजीब लगता है जो कांग्रेस अपने आप को पाक साफ बोलती है। अब जब से इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मैं इन्हीं का ही शब्द ले लेता हूँ, जब से इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया है। हमने तो वो ऐसा उल्टा सीधा बेस्ट प्रैक्टिस एस्टेब्लिश नहीं किया। अब तो यही बोलते हैं इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, एंड नो अपीसमेंट प्लीज, एवरीबडी इज सेम, और सबको हक है, समान हक है देश के रिसोर्सेज पे। हम बोलते हैं, अभी भी बोलता हूँ, देश पे हक है हर रिसोर्सेज पे, हर नागरिक का, हर शहरी का। सो देयर एंड्स द मैटर, एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा मुद्दा है। हम किसी को हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण नहीं कर रहे। हम यही बोल रहे कि मनमोहन सिंह ने जो डॉक्टर मनमोहन सिंह 2006 में जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट, पूरा वीडियोस वायरल हो रहे हैं, देखिए वीडियो बहुत पुराना है, उसको वायरल करके आप जाहिर सी बात चुनावी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब और श्रीनिवास जी, आप हमारे साथ जुड़े, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपको बता दें कि सेकंड फेज़ की आज पोलिंग हो रही है। 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। जो शुमाली हिंदुस्तान है वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद गर्मी है, तो लोग सुबह के जो अवलीन सातें हैं उसमें निकल रहे हैं और अपने हक़ राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंसिफ टीवी ये अपील कर रहा है, बार बार अपील कर रहा है कि अगर आप सेकंड मरहले में वोट डालने के हकदार हैं तो आप ज़रूर अपने घर से निकलें और अपने हक़ राय का इस्तेमाल करें, ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत यहाँ पर बनाई जा सके। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आदाब।